Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to discuss about enzymes. Enzymes की स्टडी को हम लोग एंजाइमोलॉजी बोलते हैं. दैट्स वाई आपका जो यूनिट है उसका नाम भी एंजाइमोलॉजी है. पीएनसी की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग दिस इज़ यूनिट नंबर 7 और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एंजाइम्स एंड देन हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनको पढ़ेंगे एंड देन उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे. उसके बाद हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर्स और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं एंजाइमोलॉजी के अंदर उन सबको हम डिस्कस करेंगे. हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स. अब हम लोगों ने एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स को डिटेल में स्टडी करना है कि ये क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एम्फसाइज करना है ऑन कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स. इसके अलावा मैं आपको 2-3 और क्लासेस हैं इसकी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी. नेक्स्ट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है फिफ्थ वन इज़ द मोड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उसको. ठीक है, कौन कौन से पहलू जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द एंजाइम्स दैट हेल्प इन फूड मेटाबॉलिज्म. हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करना है अबाउट द एंजाइम्स जो कि फूड की मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं. तो दीज वर ऑल द ऑब्जेक्टिव जो कि पीएनसी की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कवर करने हैं. ओके, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में यही डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं. जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं हम लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग सिस्टम्स के लिए. और कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सेलरेट करता है. एक्सेलरेट करता है मतलब कि उसको स्पीड अप कर देता है. ठीक है, तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को जो उनका रिएक्शन का रेट होता है उसको स्पीड अप करते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं. अगर इसकी कन्फिग्रेशन की बात करें तो जो मोस्टली एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, और प्रोटीन्स में भी आपने डिफरेंट कन्फिग्रेशंस पढ़ी हैं. तो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, दैट इज़ टर्शरी एंड कोटर्नरी स्ट्रक्चर, वही जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम की स्पीशीज़ जो क्या कहते हैं आरएनए की स्पीशीज़ भी एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं, तो उनको हम राइबो एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है हैमरहेड राइबोसोम. ये आपके पास एक एग्जांपल है. वो आरएनए की स्पीशीज़ जो कि एंजाइम के तौर पे काम करती हैं उनको हम राइबो एंजाइम्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उनको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. एक्टिव साइट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो वो रीजन होता है, ऐसा रीजन जिसके ऊपर आकर आपका सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है, को फैक्टर भी बाइंड करता है, को एंजाइम्स भी बाइंड करते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी बाइंड करते हैं. उसके बाद कहते हैं कि एक्टिव साइट जो होती है जनरली वो लेस देन 5% टोटल सरफेस एरिया एंजाइम का ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, अगर एक एंजाइम है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल शेप एंजाइम. अब बॉल को कंसीडर करें कि वो एक एंजाइम है. ठीक है, अब उस बॉल के ऊपर जो 5% रीजन है वो ही एक्टिव साइट होगी. ठीक है, बाकी का जो रीजन है उसके ऊपर आकर एंजाइम सबस्ट्रेट या फिर आपका कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं होता है. ठीक है, ओनली 5% सरफेस एरिया जो होता है वो अवेलेबल होता है एज एक्टिव साइट. ठीक है, एक्टिव साइट की जो है शेप वो स्पेसिफिक होती है, एक मखसूस शक्ल होती है और उसकी मखसूस शक्ल के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर आगे सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है. ठीक है, प्रोटीन का जो अगर चेंज होगा शेप तो वो अफेक्ट करेगी एक्टिव साइट की फंक्शनिंग को और डेफिनेटली दिस विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव साइट की भी अब 2 टाइप्स आ जाती हैं. एक होती है बाइंडिंग साइट, दूसरी हमारे पास होती है कैटालाइटिक साइट. ठीक है, द टर्म्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसे कि बाइंडिंग साइट का नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये वो जगह है एंजाइम के ऊपर जिसके ऊपर आके आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा. ठीक है, तो बाइंडिंग साइट जो होती है वो चूज़ करती है सबस्ट्रेट को और उसके साथ आकर अटैच हो जाता है. ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट द कैटालाइटिक साइट, तो कैटालाइटिक साइट जो होती है वो बाइंडिंग वाला काम कर दिया बाइंडिंग साइट ने. कैटालाइटिक साइट जो है वो क्या करेगी? कैटालाइटिक एक्शन को परफॉर्म करेगी. अब कैटालाइटिक एक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जो कि एंजाइम को स्पीड अप करवाता है. ठीक है, तो वो जो सारा प्रोसेस है वो कैटालाइटिक साइट ने करवाना है. बाइंडिंग साइट ने सिर्फ बाइंड करवा दिया और कैटालाइटिक साइट ने जो नेक्स्ट उसके प्रोसेसेस थे उसको अकम्प्लिश करवाने में हेल्प करवानी है.
अगर हम बात करें अब इसके कोफैक्टर्स की, कोएंजाइम्स की एंड एपोएंजाइम्स की, तो वो कुछ इस तरह से आता है कि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। अभी हमने बात की कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जो विदाउट कह लें असिस्टेंस या किसी एडिशनल कंपोनेंट के बगैर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को एक कह लें कि नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पर क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शंस को करवाता है, जो कि विदाउट कोफैक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी। यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी इनएक्टिव प्रोटीन है, मतलब कि जो एंजाइम है ये इनएक्टिव है, जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच हुआ है तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, अगर नहीं क्लियर है तो गो वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसमें आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी उसी तरह से ही काम करते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स काम करते हैं। मतलब कि एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक एडिशनल कंपोनेंट चाहिए होता है। अगर तो वो इनऑर्गेनिक है नेचर में तो दैट वुड बी नोन एज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसको हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहेंगे। इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है जिंक आयन और मैग्नीशियम आयन। जबकि अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास। ये एंजाइम जो कोफैक्टर्स हैं वो एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। हमारी कोर्स ऑब्जेक्टिव में भी हमारे पास था कोएंजाइम का वर्ड, ठीक है। अब कोएंजाइम जब पढ़ते हैं तो साथ में हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी स्टडी करना है, ठीक है। अब कोएंजाइम क्या है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है इसको देख लेते हैं। अगर तो कहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है, अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। तो अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारा एंजाइम के साथ कोवलेंटली लिंक्ड है, मतलब कि स्ट्रॉन्गली टाइट है, टाइटली बाउंड है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। अगर तो हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाउंडेड है तो दैट वुड बी नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल आ जाएंगे फ्लेविन, हेम ग्रुप्स एंड बायोटीन, ठीक है। अगर कोएंजाइम की बात करें तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोस्थेटिक, और इस बात सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली बाउंड है, ये था स्ट्रॉन्गली, टाइटली या कोवलेंटली, और जो कोएंजाइम है वो है लूजली बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। अगर कोएंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD पॉजिटिव, ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। इसको फर्दर देखें तो इसमें एपोएंजाइम और होलोएंजाइम का वर्ड है, ठीक है। अब एपोएंजाइम और होलोएंजाइम्स क्या होते हैं। एपोएंजाइम अगर बात करें तो जब हम अपने एंजाइम के ऊपर से कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, एंजाइम के ऊपर से कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट था उसको अगर हमने रिमूव कर दिया तो वो जो एंजाइम पीछे बच गया उसको हम एपोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कोफैक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। तो अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ से हटा दिया जाएगा तो पीछे जो हमारे पास एंजाइम बच जाएगा दैट वुड बी नोन एज एपोएंजाइम, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम के साथ जो उसके नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं, जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो अटैच्ड ही हैं, तो उसके साथ उसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम, ठीक है। होलो को याद रखने के लिए आप इसको होल से भी ले सकते हैं, WHOLE वाला होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट, तो हम यहाँ पे इस सेंस में भी होलो को कह सकते हैं कि वो एंजाइम जिसके साथ उसका कह लें कोफैक्टर अटैच्ड है, ये मेटल आयंस भी अटैच्ड हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो है हमारा होलो एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक आपका एपोएंजाइम और होलो एंजाइम का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सबस्ट्रेट की। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सबको पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो फाइनल होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, दैट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इनिशियल सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। और जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट वी हैव साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको पता है कि ऑर्गेनेली होती है। इस ऑर्गेनेली का ये फंक्शन है कि ये आपके पास दो तरह से प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। आइदर इट इज़ कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं या फ्री डिस्पर्स्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। तो राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे पास एक साइट है, कह लें कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स के लिए वो कैरीड आउट कौन करता है, डीएनए कैरी करता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स भी होते हैं बॉन्डेड टुगेदर टू स्पेसिफिक एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू द डीएनए कोड्स। अब जो डीएनए का कोड होगा, जो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स भी होंगे, अमीनो एसिड्स भी होंगे, वो अटैच हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन कोडेड बाय द डीएनए। डीएनए जो इन्फॉर्मेशन कोड करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारा सिस्टम कैरी आउट होता है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं एंजाइम्स की, कह सकते हैं इनको हम इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। अब इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है। इंट्रा सेलुलर में हम स्टडी करते हैं वो एंजाइम जो सिंथेसाइज भी होते हैं और रिटेन भी होते हैं। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रहना, मतलब कि वो सेल के अंदर ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, सेल के अंदर ही बन रहे हैं और उसके अंदर ही बरकरार रहते हैं, मतलब वो जब अपना फंक्शन है वो भी सेल के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी, ठीक है। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, कैटालिसिस करवाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, और जो हमारे रिडक्शन में भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो यूजुअली इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं वो रिटेन नहीं रहते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज वो सेल के अंदर ही होंगे, सिंथेसाइज सेल में ही हो रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद वो जो उनकी एक्टिविटी है वो आउटसाइड द सेल जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं, जैसे कि पेंक्रियाज का एंजाइम है जो कि पेंक्रियाज यूज़ नहीं करता, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे ड्यूडिनम में वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। नेक्स्ट वी हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स की क्या क्या खसूसियात हैं उनको इसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो एंजाइम का जो काम है वो यही है कि इसने स्पीड अप करवा देना है रिएक्शन को, ठीक है। एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करवाता है, एंजाइम इस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है कि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये उसको लोअर कर देता है, मतलब उसको कम कर देता है। अब लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी कह लें वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको जो एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उस एनर्जी को कम कर देंगे, तो डेफिनेटली एंजाइम जो रिएक्शन है वो हमारा स्पीड अप हो जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। इट मीन्स के अब ऐसा नहीं होगा कि अब जो एंजाइम है वो फंक्शन करता है, वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, लेकिन जो रिएक्शन की जो एंड प्रोडक्ट हमारा बनना होता है ना उसकी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट्स थे वो मिक्स होकर कोई नई चीज़ बना रहे हैं, लाइक वो अगर 10 मिनट्स में हमारा रिएक्शन हो रहा था, एंड प्रोडक्ट हमारे पास वही बनना था जो कि पहले था, लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया है तो वो 10 मिनट के बजाय जो हमारा रिएक्शन था, जो हमारा एंड प्रोडक्ट था, रिजल्टिंग प्रोडक्ट था, वो विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा या इवन विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का काम क्या है कि उसने उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा देना है बजाय कि उसके जो एंड प्रोडक्ट की नेचर को चेंज किए बगैर। नेक्स्ट वी आर द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दे आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये मखसूस है अपने काम में। एक एंजाइम का जो काम है वही काम परफॉर्म करता है, वो किसी और एंजाइम की जगह पे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट को कह लें कि कैटलाइज करेगा, स्पीड अप करेगा स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर स्टमक के एंजाइम्स है तो वो स्टमक में ही काम करेंगे, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर, इन देयर एक्शन। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनकी क्वांटिटी की अगर बात करें, हमारा जो फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव है द अमाउंट की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी की बात कर रहा है कि थोड़ी सी मिकदार भी जो एंजाइम की होती है वो काफ़ी होती है टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम हमें बहुत बड़ी तादाद में नहीं चाहिए होता, थोड़ी सी क्वान्टिटी भी एंजाइम की इनफ होती है टू एक्सेलरेट, टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन।
उसके बाद है कि ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा चेंज इन देयर पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन। अगर थोड़ी सी भी पीएच में या टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में या सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन में, उसकी मिकदार में चेंजेस आ जाएँ तो जो एंजाइम की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, अल्टर हो जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमारे पास लास्ट पे टॉपिक है विच इज़ टर्नओवर नंबर। न्यू टर्म है टर्नओवर नंबर। क्या होता है कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल, कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल एक मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट्स को चेंज कर रहा है उसके प्रोडक्ट में, वो उसका टर्नओवर नंबर होता है। ठीक है, एक मिनट के अंदर एक जो एंजाइम है वो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो इसका टर्नओवर नंबर होता है। नेक्स्ट वी हैव नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर का मतलब है कि नेमिंग का सिस्टम जो होता है उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर की, तो यूजुअली जो एंजाइम्स होते हैं वो जिस तरह के सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स को सिस्टमेटिक वे नेमिंग जो था उससे पहले ही उनके नाम रख दिए गए थे, जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और रेनिन है। लेकिन जो यूजुअली एंजाइम्स होते हैं उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं एज, ASE। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है माल्टेज, हाइड्रोलेज, ठीक है, लैक्टेज। ये आप देखेंगे कि सभी एंजाइम्स के लास्ट पे ASE लाजमी यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलेज है तो हम सफिक्स यूज़ करते हैं नेमिंग के लिए एज का, ASE। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब सबस्ट्रेट है लैक्टोज और इसके ऊपर एंजाइम कौन सा फंक्शन कर रहा है, लैक्टेज। ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, लास्ट जो सफिक्स है उसको। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, उनको स्टडी करेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की जो डेवलप करवाई गई है बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने एक सिस्टमेटिक वे बताया है, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं एंजाइम्स की जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 6 मेजर क्लासेस हैं एंजाइम्स की जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, उनकी फर्दर सब क्लासेस भी हैं। अच्छा, तो अगर एंजाइम की क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास वी हैव ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये रिएक्शन टाइप क्या है, अब ऑक्सीडो रिडक्टेज भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। देखें, ऑक्सीडो जो वर्ड निकल रहा है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, और जो रिडक्टेज है, रिडक्टर मतलब कि ये रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है ये उससे रिलेटेड होगा। तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे इकट्ठी हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है वो क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करवाते हैं। एग्जांपल आ जाएगी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है ट्रांसफरेजेस। ये भी नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मूवमेंट में, ट्रांसफर में हेल्प करवाते हैं, तो ये केमिकल ग्रुप्स को मूव करवाने में हेल्प करवाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास हेक्सोकाइनेज की। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जो एंजाइम है दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। हाइड्रोलेसिस का जो एंजाइम होगा वो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करवाएगा। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही है वहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे, वो क्लीवेज करवाएंगे, बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन करवाएंगे और ट्रांसफर करवाएंगे फंक्शनल ग्रुप की वाटर के। एग्जाम्पल हमारे पास लाइजोजाइम की है। नेक्स्ट वी हैव लाइजेजिस। लाइजेजिस जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प करवाते हैं। अब हाइड्रोलेज जो एंजाइम था वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहा था, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूमरेज एंजाइम आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव आइसोमेरेजिस। ठीक है, अब इन्होंने क्या करवाना है, इस एंजाइम की क्लास ने इंट्रामोलेकुलर ग्रुप ट्रांसफर करवाना है। इंट्रामोलेकुलर का मतलब होता है कि विद इन अ मॉलिक्यूल जो ग्रुप्स की ट्रांसफर होती है उसको हम आइसोमेराइजेशन भी बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव लाइगेजेस। लाइगेजेस जो होते हैं ये बाइंडिंग में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड यूजिंग एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यूजुअली जो लाइगेज होती हैं ये बाइंडिंग करवाते हैं, ज्वाइनिंग करवाते हैं न्यू सबस्ट्रेट्स की। एग्जांपल हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जो है वो दो तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है, दो पर्सपेक्टिव्स में उसको बताया गया है। एक थर्मोडायनेमिक चेंजेस है, दूसरा प्रोसेसेस है, जहाँ पे एक्टिव साइट प्रोसेसेस जो है, एक्टिव साइट के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी बेस के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक चेंजेस क्या होते हैं और एक्टिव साइट के ऊपर कौन कौन से प्रोसेसेस टेक प्लेस हो रहे हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक चेंजेस की बात करें अगर, जो थर्मोडायनेमिक का वर्ड है ना वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी एंड फॉर द हीट चेंजेस। ठीक है, हीट और एनर्जी के चेंजेस के लिए जो टर्म है वो थर्मोडायनेमिक यूज़ की जाती है। ठीक है, और हर रिएक्शन को केमिकल डिफरेंट तरह के बैरियर्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। उन बैरियर्स को कह लें कि क्रॉस करके ही हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो बन सकता है।
तो ट्रांजिशनल स्टेट्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है? वो पॉइंट जहाँ पे एक आपकी जो एक स्टेप डायरेक्शन है वो जो नेक्स्ट स्टेप में एंटर हो जाएगा, वो उसकी ट्रांजिशनल स्टेट होती है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उनको हम एक्टिवेशनल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, सेकंड वी हैव कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। अब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जो कि कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कैटलाइज्ड रिएक्शन की, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, बिकॉज वहाँ पे रिएक्शन ने उसको असिस्ट किया है फॉर द मैकेनिज्म एंड फॉर द सिंथेसिस। थर्मोडायनेमिक चेंजेस की अगर बात करें, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्रॉस करते हैं एक्टिवेशन बैरियर को और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो हर्डल्स को क्रॉस करेगा डेफिनेटली वही इंसान या वही चीज़ जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो अगर यहाँ पर भी बात करें हम सबस्ट्रेट की, तो जो सबस्ट्रेट्स अपने एक्टिवेशन बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हैं, वही जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उनका रिएक्शन की स्पीड भी कमी होगी डेफिनेटली। कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप कराना। तो जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है और उसकी स्पीड भी कम होगी, ठीक है। और जो इंजाइम्स है वो अपने पाथवेज जो है वो डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद ये है कि इंजाइम एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन रेट को बाय फॉर्मिंग ट्रांजिशनल स्टेट्स, ठीक है। ट्रांजिशनल स्टेट वो स्टेट होती है जो कहने के बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेट को भी हम ट्रांजिशनल स्टेट कह सकते हैं, जिसमें वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर या फाइनल स्टेज में एंटर होने से पहले जो स्टेट होती है उसको हम ट्रांजिशनल स्टेट बोलते हैं। जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दिस इज़ एविडेंट। और हम ये चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन रेट को स्पीड अप करते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो सेम रहती है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर नहीं पहुंच जाता। इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी डिस्टर्ब भी नहीं होती है जब तक कि आपका रिएक्शन जो है वो स्टेडीली चल रहा है एक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मॉडल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। इसके अंदर हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लॉक एंड की मॉडल पढ़ लेते हैं। ये मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ चुके हैं, एफएससी लेवल पे भी पढ़ चुके हैं। इसमें सिंपल यही कॉन्सेप्ट है लॉक एंड की, जैसे कि एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है। इसी तरह से एमएल फिशर ने कहा 1894 में कि एक स्पेसिफिक जो इंजाइम है उसके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच कर सकता है। एक्टिव साइड जो है वो कहता है रिजिड है, एक्टिव साइड के अंदर कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्टिव साइड जहाँ पे आपको सबस्ट्रेट अटैच हुआ नज़र आ रहा है, वो कहता है कि इसकी शेप स्पेसिफिक है, जैसी इसकी शक्ल है वैसा ही इसके साथ आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा, तो ये नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज एक्टिव साइड ने कोई चेंजेस नहीं करने अपने अंदर, आपको कोई नया सबस्ट्रेट अटैच करवाना होगा जो एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इसका ये अपोसिस था कि जो एक्टिव साइड है वो रिजिड है, वो हार्ड है, वो फिक्स्ड है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास आई थी चेंजेस, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था वो इंड्यूस फिट मॉडल था। वो हमारे पास डैनियल कोशनेल ने 1958 में प्रपोज करवाया था। और उसने कहा था कि जब इंट्रैक्शन होता है ना सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ, दिस इज़ द एंजाइम एंड दिस इज़ द सबस्ट्रेट, उसने कहा कि ये हमारी थी एक्टिव साइड। नज़र आ रही है आपको यहाँ पे एक शक्ल है, एक क्या उसको कहते हैं हम, चांद की तरह की शक्ल बनी हुई है, और दूसरी हमारे पास ये कॉनिकल फॉर्म है, ठीक है। ये हमारी बाइंडिंग साइट है। अब असूलन उसके अकॉर्डिंग तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कोई आके सबस्ट्रेट अटैच हो, लेकिन नहीं। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये जो शेप है ये कुछ चेंजेस करेगी अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जैसे कि अगर ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों ही कॉनिकल फॉर्म में है, ठीक है, ये कॉनिकल फॉर्म्स ही आके अटैच हो रही हैं, तो यहाँ पर चेंज किस में आया? सबस्ट्रेट में चेंज नहीं आया, बाइंडिंग साइड जो एंजाइम्स की थी उसके अंदर चेंज आया और ये दोनों आपस में अटैच हो गए। तो दिस इज़ नोन एज द इंड्यूस फिट मॉडल। बाकी वो देखें बाद में जब रिएक्शन हमारा हो गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद ये प्रोडक्ट बना हमारा, ये हमारा जो एंजाइम था ये अगेन अपनी पुरानी वाली शक्ल में आ गया। सो दिस इज़ द डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है हमारे पास और ये एक्टिव साइट है। इंड्यूस फिट मॉडल में ये कहा जाता है कि ये जो एक्टिव साइट है ये कुछ चेंजेस करेगी अपने स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और फिर इस तरह से आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम काइनेमेटिक्स।
एंजाइम काइनेटिक्स में हम देखेंगे कि एंजाइम का जो रेट्स होते हैं उनको किस तरह से स्टडी किया जाता है, उनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली इस ब्रांच बायोकेमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, मतलब कि वो रिएक्शन जो कि एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं उनको हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस बोलते हैं, और उनके रेट्स को हम स्टडी करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर अब इसकी बात करें तो जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर देखा जाता है कि जो हमारा एंजाइम था वो ट्रांसफॉर्म करवा रहा है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम के काइनेटिक्स को, उनको स्टडी करेंगे और इसके बारे में जितनी भी इक्वेशंस वगैरह हैं उनको हम स्टडी करेंगे। Next we are going to study about the rates of the reaction and their dependence on activation energy। यहाँ पे एक्टिवेशन का एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी वो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उसको टेक प्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और वी कैन से द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम होते हैं जिनको हम कैटलिस्ट भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह से करते हैं कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाती है तो डेफिनेटली जो अल्टीमेटली जो एंजाइम का जो स्पीड जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और एंजाइम का जो प्रोसेस है, हमारा जो रिएक्शन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है बेसिकली। एग्जांपल हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्राइज की है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो कैटलाइज कर देता है हाइड्रेशन को कार्बन डाइऑक्साइड की। किस तरह से करता है, कहता है कि 10⁻⁷ टाइम्स जो है वो फास्टर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन। मतलब कि अगर एंजाइम की एब्सेंस में वो रिएक्शन हो रहा है तो वो इतने टाइम्स स्लो हो जाएगा, जबकि वो एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस के अंदर वो जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो 10⁻⁷ टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो आपको कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जीज शो की गई हैं। तो जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, और जबकि जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होंगे वो जल्दी अकम्प्लिश हो जाएंगे, ऑन द अदर हैंड जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होंगे वो लेट होंगे, लेट अकम्प्लिश होंगे। आगे काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस, इसमें देखें कि कहते हैं कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एज कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलाइसिस है क्या? कैटलाइसिस का प्रोसेस ही क्या है कि कैटलाइसिस करवाना मींस के रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। तो जब हम एंजाइम की प्रेजेंस में कोई भी प्रोसेस करवा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इट मींस कि वो कैटलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसको हम एंजाइम कैटलाइसिस में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है कि कैटलाइसिस जो है एंजाइम की वो तभी होती है जब हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द एंजाइम, उसको हम कोवलेंट कैटलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास ये है कि जो भी एंजाइम ने रिएक्शन कैटलाइज करवा दिया वो एंजाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, एंजाइम विल रिमेन अनचेंज। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी नेचर है, उसमें भी चेंजेस नहीं आएंगे, प्लस जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो भी एज इट इज़ होगा। सिर्फ एंजाइम ने अपना काम क्या किया, उसने रिएक्शन को स्पीड अप करवा दिया। फैक्टर्स अब कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके कैटलाइसिस को अफेक्ट करते हैं? हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो ये 3 फैक्टर्स जो वो हैं जो कि एंजाइम की कैटलाइसिस को अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो एक सर्टन लिमिट तक, मैं बात कर रही हूँ सर्टन लिमिट की, एक सर्टन लिमिट तक जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है, लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है, एक लिमिट के बाद वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कह लें कि रिवर्स में चली जाती है, एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। और वो पॉइंट जहाँ पे एक एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है, मैक्सिमम अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो यूजुअली वर्क करते हैं 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो इस टेम्परेचर के ऊपर स्टेबिलिटी शो करवाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है हम Q10 यूज़ करते हैं, जिसका मतलब यह है कि 10 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है वो चेंज आता है टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस अगर हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो रिएक्शन रेट है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूजुअली हम इसको Q10 भी करें। Q10 का मतलब है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो समटाइम्स जो रिएक्शन रेट है वो डबल भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम Q10 का जो टर्म है कोफिशिएंट फैक्टर है वो यूज़ करते हैं।
अब ये हमारे पास ग्राफ आ गया इसका। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर है, दिस इज़ द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर रिएक्शन का रेट है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर नज़र आ रहा है आपको। देखेंगे आपकी ये 40 डिग्री सेल्सियस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पीक नज़र आ रही है। तो दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, ये डीनेचर होना शुरू हो गया, मतलब कि ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है आपका कर्व। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम होने लग गई है। पीएच का भी सेम इफेक्ट इसी तरह से है कि जो पीएच के ऊपर भी जो पीएच का ये है कि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं, ठीक है। हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ड्यूटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच में, जो कि 7 से पीछे जो बिलो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, अगर एक एंजाइम एसिडिक पीएच में काम कर रहा है तो वो बेसिक में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है पीएच के हवाले से भी। तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम उनका पीएच 5 से 9 के दरमियान में होता है। पीएच जो है वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सल्फर ब्रिजेस की भी अफेक्ट करता है प्रोटीन्स के अंदर। सो इस तरह से उसकी शेप का भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स है जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, आर्जिनेज है। ये आपको पीएच नज़र आ रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमें इसकी रिएक्शन रेट है। 2 का मतलब है दिस इज एसिडिक, 4 का मतलब भी एसिडिक है, 6 का मतलब भी एसिडिक है और 6 से आगे जो चला जाता है वो बेसिक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। 7 से आगे 8 भी बेसिक है और 10 भी बेसिक है। आगे हमारे पास है माइकलिस मेंटन मॉडल और उसका इफेक्ट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास माइकलिस मेंटन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ यूँ है हमारे पास कि जब एंजाइम जो है वो रिवर्सिबली कंबाइन करता है। रिवर्सिबली का मतलब ये होता है कि वो दोबारा भी डिटैच भी हो सकता है और क्या कह सकते हैं उसको हम एसोसिएट भी करवा सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स या कंपेटिटिव इनहिबिटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिवर्सिबल का यही मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ अटैच हुआ है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम उसको डिटैच भी कर सकते हैं। सबस्ट्रेट के साथ जब कंबाइन करता है तो वो ES कम्प्लेक्स बनाता है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है E प्लस एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, हमारे पास क्या बन रहा है ES कम्प्लेक्स, जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, एंजाइम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और जो सबस्ट्रेट होता है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्रोडक्ट। कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट हियर, एंजाइम जो E जो है वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ES में बता चुकी हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इंटरमीडिएट होता है, ट्रांजिशनल स्टेट होती है, लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट है। और K1 K-1 जो है K2 है, ये रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो रेट जो है वो स्पीड को बता रहा है। K1 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, K-1 जो है वो जो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, और K2 जो है वो ES से जब E प्लस P बन रहा है तो उसके जो रिएक्शन रेट है उसको K2 से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट भी है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब कि जो स्पीड है वो रिएक्शन की वो कैसे वेरी करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। इसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं विच इज़ V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स S इंटू Km प्लस S। अब ये Km V मैक्स S ये क्या है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। V नॉट जो होती है वो इनिशियल रिएक्शन की वेलोसिटी है, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी उसको हम V नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। V मैक्स वो होता है जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, और जो Km है माइकलिस कांस्टेंट है, और जो S है हमारे पास वो यहाँ पर सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। कुछ इसकी अजम्पशंस है माइकलिस मेंटन की, वो ये है कि रिलेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ES की, जो हमारी रिएक्शन की स्पीड है। स्टेडी स्टेट अजम्पशंस हैं कुछ इसकी, और इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये 3 थी इसकी अजम्पशंस जो कि माइकलिस मेंटन ने प्रपोज की थी अबाउट द रिएक्शन काइनेटिक्स। अब देखें आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है, एक्सेस सबस्ट्रेट है हमारे पास, और यहाँ पे रिएक्शन की रेट है। ये जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो टाइम के साथ जो हमारा रिएक्शन है वो स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि सारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की वो कह लें कि सैचुरेट हो जाती हैं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उसके ऊपर आगे और सबस्ट्रेट अटैच हो, ठीक है। तो जितना मर्जी भी सबस्ट्रेट अटैच करते रहेंगे दैट विल नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड जो है फिर वो कांस्टेंट ही रहेगी। एक लिमिट तक तो डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का, रिएक्शन का रेट भी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
इसका मतलब है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की वो सैचुरेट हो जाती हैं। जब सारी एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो सैचुरेट हो गई हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो हमारा मैक्सिमम यही उसकी स्पीड है। अब इसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम रेट दैट रिएक्शन कैन बी सो दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड दैट द रिएक्शन कैन अचीव। तो इस स्पीड से ज़्यादा जो रिएक्शन की स्पीड नहीं हो सकती है जबकि सारी एक्टिव साइट्स उसकी सैचुरेटेड हो चुकी हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है माइकलिस मेंटन प्लॉट की, जिसमें हम लोगों ने ये इक्वेशन थी हमारी, यही हम लोगों ने याद किया कि वी नोड इज इक्वल टू वी मैक्स प्लस एस ओवर के एम प्लस एस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है एंड अलोंग वाई एक्सिस वी हैव द इनिशियल रिएक्शन रेट जिसको हम वी नोड बोल रहे थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, अगेन जो स्पीड है वो रिएक्शन की इंक्रीज़ हो रही है विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं हम तो उसकी कंसंट्रेशन की वजह से हमारी रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा है कहाँ तक है, एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है जो आपका वो एक कह लें कि फिक्स्ड स्टेट के साथ, एक फिक्स्ड स्पीड के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये उसकी मैक्सिमम है। सो दिस इज़ द वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब है कि एक मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि एक रिएक्शन अचीव कर सकता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन प्रोसेस, उसको हम उसकी वी मैक्स बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि एंजाइम जो है वो फार्मेसी में यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हम लोगों को पता है कि हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो बॉडी के फंक्शनिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करवाते हैं हमें चूज़ करने में ड्रग की, कि हम कौन सा ड्रग जो है वो हेल्प करवाएगा डिजीज़ को एमेलियोरेट करने में। एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेसन करना, उसके इफेक्ट को कम कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिंसिपल टूल के तौर पर भी काम करते हैं एंजाइम कैनेटिक्स। कैनेटिक का टर्म जो है वो हमने स्पीड के लिए यूज़ किया है। एंजाइम की वो रिएक्शन जो एंजाइम के होने के साथ स्पीड अप हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैटालाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। और अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस वो होते हैं जो एंजाइम्स की एब्सेंस में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो थेरापेटिक एजेंट्स के तौर पर भी हम इनको यूज़ करते हैं इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एंजाइम जो है वो इनहिबिट कर देगा स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसको हम उसकी स्पीड को लोअर कैसे कर सकते हैं और जो अनकैटालाइज्ड है उसकी स्पीड को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ये है कि क्रिटिकल रोल भी प्ले करते हैं ड्रग की डिस्कवरी के अंदर, जैसे कि एलेबरेट करना कि कोई भी मेडिसिन है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन मतलब कि उसका काम करने का, जिसकी फंक्शनिंग है उसका तरीकाकार क्या है। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। इसमें हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे कुछ, वो फैक्टर्स, वो पहलू जो कि एंजाइम की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो उसका काम करने का कह लें कि जो उसकी सलाहियत है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अल्टर कर सकते हैं। हमारे पास इसमें पीएच आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मोस्टली टेम्परेचर की अगर बात करें, हम पहले भी इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक्स के अंदर भी, कि जो सब एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, कह लें कि एक मैक्सिमम माहौल है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उसको हम उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको इस पीक के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एंजाइम की डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था वो डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। पीएच की भी बात करें तो पीएच में भी सेम हमारे पास क्राइटेरिया है कि सारे एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रॉपर पीएच के ऊपर नॉर्मल फंक्शन करते हैं। उस पीएच को हम उनका ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। कुछ एंजाइम्स एसिडिक पीएच में काम करते हैं विच इज़ बिलो देन 7, और कुछ एंजाइम जो है वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 7। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करें तो आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एक लिमिट तक ही रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करती है, और उसके बाद जब सारी एक्टिव साइट्स होती हैं वो सैचुरेट हो जाती हैं तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि जो रिएक्शन का रेट है वो स्पीड अप हो जाए, ठीक है। तो वैसे तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, देखें आप कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ साथ हमारे पास रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारी एक्टिव साइट्स, जितनी भी एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी एंजाइम के ऊपर, वो सैचुरेट हो गई हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लिया हमारे सबस्ट्रेट ने। तो अब जितना मर्जी भी हम सबस्ट्रेट ऐड करते रहेंगे वो अफेक्ट नहीं करेगा रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एंजाइम के इनहिबिशन का। अब इनहिबिशन क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो एक्टिवेटर होते हैं वो एंजाइम को एक्टिवेट करवाते हैं। सिमिलरली जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो एंजाइम का जो प्रोसेस होता है ना
उसको करवा देते हैं इनहिबिट, मतलब कि उसकी इंट्रैक्शन को कह लें कि प्रिवेंट करवाते हैं, वो स्टॉप करवाते हैं। इनहिबिट करवाना मतलब कि स्टॉप करवा देना, प्रिवेंट करवा देना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिमिनिश करवा देगा वेलोसिटी को डिमिनिश करवा देगा। वेलोसिटी का मतलब है कि वो वेलोसिटी को कम कर देगा, मतलब कि यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा रिएक्शन स्पीड अप हो रहा था, अगर एंजाइम की जगह पे कोई और सब्सटेंस ऐसा आके उसके ऊपर एंजाइम के ऊपर अटैच हो गया जो कि उसको स्पीड अप करवाने की बजाय उसकी जो वेलोसिटी थी उसको कम कर देगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपके पास है, एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर वेलोसिटी को कम करवा रहा है कोई सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को हम इनहिबिटर बोलते हैं, मतलब कि वो स्टॉप करवा रहा है, प्रिवेंट करवा रहा है। टाइप्स आ जाती हैं इनहिबिटर्स की हमारे पास, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वही इनहिबिटर्स होंगे जिनको हम एसोसिएट भी कर सकते हैं, डिसोसिएट भी कर सकते हैं, मतलब कि वो डीटैच भी हो सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल जो होते हैं ना, वो परमानेंट चेंज होता है, मतलब यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होते हैं कि उसको हम रिवर्स करवा सकते हैं। एक चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे न्यू सिंथेसिस करवा सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स की। अब रिवर्सिबल की आगे हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं, कंपेटिटिव, अनकम्पेटिटिव, मिक्स्ड एंड नॉन कंपेटिटिव। अब इन सबको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करें अगर हम, तो इसकी 4 टाइप्स हैं, वी हैव स्टडीड देम अर्लियर। कंपेटिटिव इनहिबिशन है, इसमें अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन है, मिक्स्ड इनहिबिशन है और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, अब रिवर्सिबल का टर्म मैं बता चुकी हूँ। रिवर्स का मतलब होता है कि ये वो चीज़ है जहाँ अगर वो सब्सटेंस हमारे एंजाइम के साथ अटैच हो गया है, लेट्स सपोज कि वो अटैच होकर इनहिबिशन करवा रहा है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसको डी एसोसिएट करवा सकते हैं, हम उसको डी अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं उसको रिवर्स करवाने के, तो जबकि जो इरिवर्सिबल होता है वहाँ पे रिवर्स नहीं करवाया जा सकता, वहाँ पर हम उस चीज़ को जो है वो वहाँ से डी अटैच नहीं कर सकते, डी एसोसिएट नहीं कर सकते। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें अगर, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि ये कंपेटिटिव का वर्ड यूज़ किया, मतलब कि ये कम्पीट करते हैं, किसके साथ करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ करते हैं। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम की, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ये कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके कम्पीट करेगा और ये सबस्ट्रेट की जगह पे आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये था हमारा कंपेटिटिव इनहिबिटर। जबकि अगर मैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की बात करूं, कंपेटिटिव में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टैटिन ड्रग्स की। स्टैटिन ड्रग्स वो होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए यूज़ की जाती हैं और ये कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। इसके अंदर हमारे पास होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अनकम्पेटिटिव की बात करते हैं हम। नॉन कंपेटिटिव में हमने देखा कि वो जो हमारा इनहिबिटर था वो कम्पीट कर रहा था एक्टिव साइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डज नॉट कम्पीट। इसका मतलब है कि ये वाला इनहिबिटर हमारी एक्टिव साइट के साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा, ये जाके डायरेक्टली कहीं और अटैच हो जाएगा। देखें, ये हमारी एक्टिव साइट है एंजाइम की, इसके ऊपर आके हमारा सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। लेकिन जो हमारा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर है या अनकम्पेटिटिव की बात कर रही हूँ मैं, अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर जो होगा वो आके अटैच हो जाएगा अदर देन द एक्टिव साइट, अदर देन जो एक्टिव साइट के अलावा जो साइट जहाँ पे आगे हमारा इनहिबिटेड मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये एलोस्टेरिक साइट के साथ आकर अटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन की। इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं वो ड्रग्स जो कि पॉइजनिंग के केसेस को डील करने के लिए हम लोग ट्रीट करने के लिए उसको ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये भी अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन के तौर पे इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड एंड 3-ब्यूटाइल थायोलीन 1 ऑक्साइड। ये भी अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर्स हैं जो कि लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड इनहिबिशन। अब मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या होता है कि इस इनहिबिशन में जो हमारी एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ही बन सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड का वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। ठीक है, और ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। नॉन कंपेटिटिव जो इनहिबिशन है हमारे पास एक स्पेशल केस है इनहिबिशन का। इसके अंदर यूँ होता है कि जो इनहिबिटर है उसकी सेम अफिनिटी होती है। अफिनिटी का मतलब होता है कि सेम अट्रैक्शन रखता है वो एंजाइम के लिए भी और जो ES कॉम्प्लेक्स है उसके लिए भी। ठीक है, तो वो एंजाइम के साथ भी उतना ही अटैच हो सकता है जितना कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो सकता है। लास्ट में हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन आ जाती है।
लास्ट पे वी हैव इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की अगर बात करें तो ये वो टाइप है इनहिबिशन की। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करें, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में अगर बात करें तो हमारा जो एंजाइम का इनहिबिटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कुछ यूँ होता है कि जो इनहिबिटर होता है हमारा वो एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच हो जाता है, मतलब कि वो टाइटली बाउंड हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, मतलब कि हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। रिस्टोर तभी कर सकते हैं अगर हम उसके मॉलिक्यूल्स को दोबारा से सिंथेसाइज करें। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एस्पिरिन है और हमारे पास लास्ट पे है सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन जो होती है ये अनयूजुअल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, मतलब कि ये भी इरिवर्सिबल इनहिबिशन की आगे से टाइप है। इसमें ये होता है कि जो हमारा एंजाइम होता है वो कन्वर्ट कर देता है इनहिबिटर को एक रिएक्टिव फॉर्म में, जो कि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर होती है, ठीक है। एक्टिव साइट के ऊपर जो जाके अटैच हो जाता है और ये जिसका इफेक्ट है उसको अल्टर कर देता है। दिस वाज ऑल अबाउट द इनहिबिटर्स। नेक्स्ट वी हैव एक्टिवेशन। अब इनहिबिशन और एक्टिवेशन जो है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स है। इनहिबिशन का जो प्रोसेस था, इनहिबिटर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, हमारे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर रहे थे, स्टॉप करवा रहे थे। लेकिन एक्टिवेशन का मतलब ही ये है कि इसने एक्टिवेट करवा देना है। तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनएक्टिव फॉर्म की, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन दो हैं हमारे पास, एक्टिवेशन बाय कोफैक्टर्स और दूसरा है हमारा एक्टिवेशन बाय कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रीकर्सर। कोफैक्टर से जो एक्टिवेशन है वो ये है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं हमारे वो एक्टिवेट किसकी मदद से हो रहे हैं, कोफैक्टर्स की मदद से हो रहे हैं। ये हम अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी होते हैं। ये कोफैक्टर्स क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है जो कि एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम क्या होता है, अब एक्सप्लेन इट अर्लियर। एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका कोफैक्टर अटैच्ड हो उसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को जो है वो ये असिस्ट करते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। उसके बाद यूज़ क्या कर रहा होता है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम आयंस को कैटालिटिक एक्टिविटी के तौर पे। लास्ट में हमारे पास हॉर्स लिवर डिहाइड्रोजिनेज है, ये भी हमारे पास एक एंजाइम है जो क्या करता है, जिंक आयंस को यूज़ करता है अपनी एक्टिवेशन के लिए। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक्ड होते हैं। माउथ के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज है। स्लाइवरी एमाइलेज का क्या काम है, इसने ब्रेक डाउन करवाना होता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास पेप्सिन होता है, ये ब्रेक डाउन करवाता है प्रोटीन्स की इंटू पेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स। पेंक्रियाज में एमाइलेज होता है, ये स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम देखें तो माल्टोज है जो कि ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अंदर माल्टोज की ब्रेक डाउन करवाएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज जो है वो ब्रेक करवा देगा सुक्रोज को ग्लूकोज के अंदर। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करवा देता है लैक्टोज की ग्लूकोज के अंदर। और जो पेप्टिडेज एंजाइम है वो डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करवा देता है इनटू अमीनो एसिड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स की, तो वो एंजाइम्स मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करवाते हैं हमें इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। सो जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। तो जो इनको एंजाइम्स असिस्ट करवाते हैं उनको हम मेटाबॉलिक एंजाइम्स बोलते हैं। सो लास्ट में हमारे पास ये रेफरेंसेस आ जाते हैं। ये वो बुक्स हैं जिनके अंदर से आपके इन टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट किया गया ताकि आपके जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट किया जाए। होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।